हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं यहाँ पर हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जहां पर हमने सबसे पहले टॉपिक में देखिए भारत के संवैधानिक विकास को डिस्कस किया। नॉर्मली हमने समझा कि भारत के संविधान का जब विकास हुआ तो भारतीय संविधान के विकास का जो आधार है वो अधिनियम है, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में लाए गए। किसके शासनकाल में? अंग्रेजों के शासनकाल में। यह हमें पता चलता है। सारे एक्ट को हमने एक एक करके डिस्कस किया है। लास्ट जितने भी सेशंस हुए हैं वहां पर हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम आगे बढ़े थे और हमने 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक के सभी एक्ट को डिस्कस किया। आज के सेशन में हम सभी एक्ट का रिवीजन करेंगे और उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट को यहां पर आज लगाएंगे। ये नॉर्मली आज हमारी रिवीजन क्लास होने वाली है। तो जितने भी एक्ट हमने पढ़े हैं, अगर आपने वो ध्यान से पढ़े होंगे तो इजी आपको सारे क्वेश्चन यहां पर लगा पाएंगे आप। वैसे तो हमने जो क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड किए वो हमने लास्ट सेशंस में भी आपको सभी टॉपिक के बाद जितने भी हमने एक्ट पढ़े उसके बाद 2-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कैजुअली आपको डिस्कस करवाए थे। लेकिन आज हम ऑल ओवर एक मॉक टेस्ट यहां पर लेने वाले हैं। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंडियन पॉलिटी में संवैधानिक विकास के एमसीक्यूज में आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं आपको। अगर आप इंडियन पॉलिटी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर मेरा इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच आपके लिए अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि इंडिया की किसी भी एग्जाम में अगर इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है तो यहां पर बहुत ही बेसिक से मैंने आपको पूरा इंडियन पॉलिटी कवर करवाया। फीचर्स देखने चाहें तो देखिए, लाइव क्लासेस तो आपके लिए हाई, इसके अलावा जितने भी वीडियोस हैं वो आपके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगे। मतलब आप इजीली 1 ईयर वैलिडिटी है तो 1 ईयर तक सभी वीडियोस में एक्सेस कर पाएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस। स्टडी मटेरियल जितना भी टॉपिक मैंने आपको एक एक करके डिस्कस करवाए उसका पीडीएफ फॉर्म आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल पूरा मिल जाएगा और जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया जितना भी आपने पढ़ा। ये तो हो गई इंडियन पॉलिटी की बात। इसके अलावा अगर आप अदर सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी रूट एप्लीकेशन में आप प्ले स्टोर से आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप हमारा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं जीएस फाउंडेशन कोर्स से। जीएस के जितने भी टॉपिक है आप यहां पर देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी टॉपिक है ये सभी आपको बहुत ही डिटेल में कवर करवाए गए हैं एक ही बैच में, आरंभ बैच में। तो आप इजीली एक्सेसिबल है आपके लिए, एनरोल कर सकते हैं आप। रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रूट एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इवन काफी सारी फ्री बेनिफिट्स आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। ज्वाइन कीजिए बिना देरी किए। आगे बढ़ते हैं, आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका इसके शासन या इंडिया का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद भारत का जो शासन है किसके अंतर्गत चलाया गया? तो देखिए, हमने एक एक्ट पढ़ा था 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में पता है क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान किया गया था, एक्चुअल में क्या, भारत को आजादी दे दी गई 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से। अब जब भारत को आजादी दी गई यहां पर, तो अंग्रेज तो देश छोड़कर जा रहे थे, लेकिन इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भाई जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देश में संविधान का निर्माण कर रही थी, तो 1947 में प्रावधान किया गया, इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता देश में, तब तक देश का या भारत का जो शासन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से चलाया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत, बहुत सारे प्रावधान थे। तो 1947 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भैया जब तक देश का संविधान लागू नहीं होता
भारत के संविधान को 1935 के एक्ट के माध्यम से चलाया जाएगा। तो भारत का संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के बाद भारत की व्यवस्था को 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। यह प्रावधान 1947 में, ठीक है ना, और 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में ही भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बनाए जाने की घोषणा की गई थी, स्वतंत्र कर दिया जाएगा, यह कहा गया था। आगे आइए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो देखिए, अखिल भारतीय संघ की अगर हम बात करते हैं तो अखिल भारतीय संघ आपको पता है प्रांतों और जो रियासतें हैं उनको मिलाकर एक इकाई बनाया गया और इनके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। हालांकि हो नहीं पाई, लेकिन अखिल भारतीय संघ का जो डिसीजन था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में देखने को मिलता है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना, ठीक है। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन डायरकी लागू किया गया था, हालांकि स्टेट में खत्म की गई थी डायरकी द्वैध शासन, और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था 1935 के भारत सरकार या शासन अधिनियम। काफी सारे छोटे छोटे अदर प्रावधान भी है, उनको हमने डिटेल जब पढ़ी थी डिस्कस किया था, तो आज हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन आंसर है, तो हम उनसे रिलेटेड छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर। इजी समझ में आ गया, ये भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात करता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो देखिए, 1935 के एक्ट में 3 लिस्ट का प्रावधान किया गया था। 3 जो सब्जेक्ट थे ना, डिसीजन मेकिंग के लिए जो सब्जेक्ट थे, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। एक बनाई गई स्टेट लिस्ट, एक बनाई गई यूनियन लिस्ट, और एक बनाई गई कनकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट का निर्माण किया गया। अब इसमें था क्या कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर स्टेट कानून बना सकता है, स्टेट की विधान परिषद कानून बना सकती है। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कनकरेंट लिस्ट के जो विषय है उस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा। ये 3 लिस्ट के प्रावधान है। अब इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता जो तीनों लिस्ट में नहीं है तो उसको कहा जाता अवशिष्ट विषय। उसका पावर दिया गया, उस पर डिसीजन मेकिंग का पावर दिया गया था उस वक्त भारत के वायसराय को। सर ऐसा कौन सा विषय? तो देखिए, उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, तो फिर जो साइबर क्राइम है, अब ये बाद में आए, अब ये तो तीनों लिस्ट में नहीं है, तब वो अवशिष्ट शक्ति आए। वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट निर्णय लेती है ऐसे सब्जेक्ट पर जो तीनों लिस्ट में नहीं होते। आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट का प्रावधान। उस वक्त 1935 में अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के हाथ में दी गई थी। अभी एक नया आया है डीप फेक, है ना, साइबर क्राइम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ये सब क्या है? ये तीनों लिस्ट के विषय नहीं थे, तो ये कहाँ जाते? अवशिष्ट विषय में आ जाते। तो ऐसे जो नए उठकर आते हैं तो वो अवशिष्ट विषय में गिन लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो 1935 के एक्ट में ये जो पावर है अवशिष्ट शक्तियां वो वायसराय के हाथ में थी, अभी ये पार्लियामेंट के हाथ में। इसके बाद संविधान लागू होने तक भारतीय व्यवस्था को किस अधिनियम के माध्यम से चलाया गया? इजीली बता दोगे, अभी हम डिस्कस करके आए। तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935। अगर आपने डिटेल को ध्यान से पढ़ा था, अगर आपने सारे सेशंस देखे हैं, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दो, आपको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक ही शर्त है, वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे और ध्यान से सुनने पड़ेंगे। आगे आइए, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से की गई? आपको देना इसका आंसर। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में डायरकी की बात की गई, शुरू में मैंने आपको बताया, किस? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से, ठीक है। आंसर सी, केंद्र में द्वैध शासन। इसको भी याद रखना, राज्यों में द्वैध शासन पूछ रहा है या केंद्र में? केंद्र में द्वैध शासन पूछ रहा है तो भारत शासन अधिनियम 1935। अगर राज्यों में द्वैध शासन पूछता तो तब आता कौन? तब आता 1919 का एक्ट,
है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 अगर राज्य में पूछता तो। केंद्र में द्वैध शासन 1935 में लाया गया और राज्यों में द्वैध शासन को खत्म किया गया। इसके बाद राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। कंफ्यूज मत होइएगा, समाप्त किया गया पूछा गया है, लागू करने का नहीं पूछा। अगर लागू का पूछता तब 1919 का भारत शासन अधिनियम हो जाता, लेकिन राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। क्लियर? आगे आ जाइए। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? तो आपको मैंने बताया था 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद लाया गया था 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत, है ना, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का शासन चला जाता है। उसके पहले भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन 1858 ईस्वी के एक्ट में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से दी गई थी। आंसर सी हो जाएगा, 1861 भारत परिषद अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत में कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। रेगुलेट किया जाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को भारत में, इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, रानी नियुक्त किया गया। किसको? महारानी विक्टोरिया को। किस एक्ट के माध्यम से? तो याद करो, उपाधि दी है तो शाही उपाधि अधिनियम, सही है, शाही उपाधि अधिनियम 1876 में लाया गया था और इस एक्ट के माध्यम से ऑफिशियली जो महारानी विक्टोरिया थी ब्रिटेन की साम्राज्ञी, उसको भारत की रानी घोषित किया गया था 1876। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? या मार्ले मिंटो सुधार वो एक ही है ना। लॉर्ड मार्ले उस वक्त भारत सचिव के पद पर थे और लॉर्ड मिंटो सेकेंड उस वक्त भारत के वायसराय थे। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता देना। दे दी क्या इंडिया को? नहीं। पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली इज द राइट आंसर। सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन दिया गया था मुस्लिमों को, तो आंसर बी हो जाएगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार से आई थी, ठीक है ना, ये हो गया आंसर बी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आंसर बी हो जाएगा, सही है। आगे बढ़े। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार। देखिए, पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा एक्ट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा एक्ट है? तो अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और ये एक्ट था 1919 का एक्ट। कौन सा था? 1919 का एक्ट। तो हो जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का एक्ट। अब 1919 के एक्ट में प्रावधान क्या था? राज्यपालों को वीटो दिया गया, पढ़ा क्या कुछ? नहीं। राज्यों की स्वायत्तता? नहीं। प्रांतों में दोहरा शासन या द्वैध शासन? बिल्कुल सही, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से लाया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? तो आपको पता है भारत को जो सत्ता सौंपनी थी, जो सौंपी गई, वो किस योजना के आधार पर सौंपी गई? जब हमने 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ा था तब हमने इसकी बात की थी और हमको पता चलता है
माउंटबेटन योजना के बारे में, आंसर सी हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के माध्यम से भारतीयों को आजादी की व्यवस्था की गई थी, भारतीयों को सत्ता सौंपने की बात की गई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। ये भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे भी याद रखिएगा 1947, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त भारत के वायसराय के पद पर। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर बाद में फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया 1947 में और भारत की आजादी की घोषणा कर दी गई। कौन सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। हालांकि अभी हमने संविधान सभा को पढ़ा नहीं है, लेकिन इट्स राइट, ओके। पढ़ेंगे आगे हम, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे चलेंगे तो हम इसकी बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था, बिल्कुल सही। साइमन कमीशन ने भारत विभाजन की बात की थी क्या? नहीं की थी, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, ये सुमेलित नहीं, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1937 स्वशासन की बात करता है, बिल्कुल सही, प्रांतों को भी स्वशासन दिया गया था। और माल्य मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, तो ये भी बिल्कुल सही, बी यहां पर सुमेलित नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम से केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? इजी, बहुत बार पढ़ चुके। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझिएगा ना। 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम, और द्वैत शासन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रांतों में कब, केंद्र में कब, प्रांतों में कब समाप्त किया गया, ये ठीक है ना। तो केंद्र में द्वैत शासन, भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम द्वारा कब किया गया? तो संघीय प्रणाली मतलब अखिल भारतीय संघ 1935 के एक्ट में आया था, आंसर सी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत सचिव का, है ना। तो आपको पता है भारत सचिव का पद कब आया था भारत में, किस एक्ट के माध्यम से? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव का पद बनाया जाता है ब्रिटेन में, भारत सचिव। और इसे सहायता और सलाह देने के लिए एक परिषद का भी गठन किया जाता है, आपको याद हो, है ना। भारत सचिव की परिषद बनाई जाती है भारत सचिव को सलाह और सहायता देने के लिए। आगे चलकर 1947 के माध्यम से भारत सचिव की जो परिषद है उसको खत्म कर दिया जाता है। भारत सचिव का पद कब बना? तो ये बना 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। कौन सा अधिनियम कंपनी पर ब्रिटिश शासन के नियंत्रण का वैधानिक दस्तावेज? ब्रिटिश शासन के नियंत्रण का वैधानिक दस्तावेज या ब्रिटिश शासन को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कब? 1773 में। कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। कौन सा अधिनियम कंपनी पर ब्रिटिश शासन के नियंत्रण का वैधानिक दस्तावेज है? तो यह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही जो मेन प्रावधान है उसको समझिए। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहला। इसके अलावा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, और कलकत्ता में 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सही है, बिल्कुल सही। आगे, किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? अभी हमने बात की। बंगाल के गवर्नर को सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय। तो कौन बनता है फिर? देखो, जो बंगाल का उस वक्त गवर्नर था, जैसे ये एक्ट आया वही बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल 1773 में कौन बना? ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, ठीक है।
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वही क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार कब की गई? तो कलकत्ता में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्थापित कब हुआ, यह पूछा गया है। तो यह किया गया था 1774 में। कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती, जहां पर एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। यह भी याद रखिएगा। किस एक्ट के माध्यम से हुई है? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है। एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जो जस्टिस होते हैं या न्यायाधीश होते हैं वो शामिल थे। अब क्वेश्चन है कि भैया मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इनकी बात करें तो ये 1774 में एलिजा इम्पे थे। इसे सही कर लीजिएगा, एलिजा इम्पे। ठीक है ना, पहले चीफ जस्टिस थे किसके? सुप्रीम कोर्ट के, एलिजा इम्पे। कहां के सुप्रीम कोर्ट के? कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा नहीं हो कि वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट के उसके चीफ जस्टिस बना दो, नहीं। ठीक है ना, तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ था उसके पहले चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे बने थे। किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी को 20 वर्षों के लिए राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार दिए गए? यहां पर देखिए कुछ मेंशन नहीं कराना, तो पहली बार पूछना चाह रहा है कि पहली बार कंपनी को 20 वर्षों के लिए राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिए गए? तो ये दिए जाते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। पहली बार यहां दिए गए, फिर दूसरी बार दिए जाते हैं 1793 के चार्टर एक्ट। 20 साल के लिए बढ़ाए, पहले तो 20 साल के लिए दिए गए, फिर 20 साल यहां पूरे हुए, फिर 20 साल के लिए बढ़े। तो यहां पर पूछने का मतलब पहली बार कब दिए गए राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार? तो 20 वर्षों के लिए दिए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर किया? तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है वहां से गवर्नर जनरल काउंसिल के डिसीजन को बाहर किया गया, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। यह प्रावधान किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो इसी के माध्यम से गवर्नर जनरल की काउंसिल, जिसके डिसीजन पहले सुप्रीम कोर्ट देख सकता था, उसकी अधिकारिता से बाहर कर दिए गए। ओके, इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक एकाधिकार बढ़ाए गए? अभी हमने बात की, तो पहली बार बढ़ाए गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन यहां पर कहा गया है कि भैया इसके बाद दूसरी बार कब बढ़ाए गए? तो दूसरी बार बढ़ाए गए थे 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से। ओके, आगे बढ़िए। किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा? तो कंपनी के सदस्यों कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। पहले ब्रिटिश कोष से दिया जाता था, लेकिन भैया आप भारतीय राजस्व से देंगे। यह प्रावधान किया गया 1793 के चार्टर एक्ट में। जो कंपनी के लिए जो कर्मचारी अधिकारी सदस्य काम कर रहे थे ना, उनका भी अब लायबिलिटीज भारतीय कोष से दी जाएगी। यह प्रावधान 1793 के चार्टर एक्ट में प्रावधानित है। 1813 के चार्टर एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है उस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, 1813 के ही एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रावधान किए गए वो क्या थे? भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया। सेकेंड,
कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है तो वो सीमित किए गए। चीन के साथ जो व्यापार था, चाय का जो व्यापार था और भारत में उसका अफीम का जो व्यापार था, बस उस पर ही उसकी मोनोपोली बनी रही। अन्य व्यापारिक अधिकार कंपनी के सीमित कर दिए गए। 2, तीसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इस वक्त भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। ओके, आगे, किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार सीमित किए गए? अभी हमने बात की कि किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार सीमित किए गए, तो यह हो जाता है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, क्योंकि इसी एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार सीमित किया जाता है और जो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां हैं उनको भी भारत में व्यापार की परमिशन दी जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार में मोनोपोली खत्म हुई, लेकिन सभी व्यापार पर हुई थी क्या? नहीं। अभी भी चीन के साथ कोई और ब्रिटिश कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। भारत में चाय का व्यापार अन्य कोई कंपनी ब्रिटिशर्स की नहीं करती, और अफीम पर व्यापार पर भी मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। इसलिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमित किए गए, तो व्यापारिक एकाधिकार सीमित किए गए 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। आगे, भारतीयों की शिक्षा पर अभी हमने बात की। 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च का प्रावधान भी 1813 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। आंसर ए हो जाएगा, सही है। और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता भी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दी गई। किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बनता है 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। 1833 का जब चार्टर एक्ट लाया गया था उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर थे 1833 के एक्ट के समय। इन्हीं के समय 1833 का एक्ट आ जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब यहां से शुरू होता है भारत के गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, निम्न में से एक 1813 के चार्टर एक्ट का प्रावधान है। देखते हैं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यह 1813 के एक्ट का है क्या? नहीं। कंपनी के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना 1793 के एक्ट में लाया गया था। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया, ये पहले ही किया जा चुका था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई, तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई धर्म के जो मिशनरी थे, उन्हें धर्म प्रचार की सबसे पहली बार स्वतंत्रता दी गई। चार्टर एक्ट 1853 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो चार्टर एक्ट 1853 जब आया था, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में हड़प नीति के जनक, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जनक लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। इन्हीं के समय में 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। यह अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से मिल गया। किस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती? यही बताया मैंने आपको, तो यह हो जाता है 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के माध्यम से की गई? तो भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भी 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही की गई थी। किस अधिनियम के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया? लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। तो ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया? तो ये एक्ट हो जाता है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट के माध्यम से
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित होता है ना। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत का वायसराय पद किया जाता है और वायसराय सीधा ब्रिटिश साम्राज्य या जो क्राउन है उसको रिपोर्ट करता भारत की कंट्रोलेशन के बारे में। तो इस तरह से भारत के गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय 1858 के भारत शासन अधिनियम में बनाया गया। ओके, तो जितने भी एक्ट आज के सेशन में, जितने भी एक्ट हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए, उनके एमसीक्यूज को यहां पर हमने डिटेल में समझा। एक एक क्वेश्चन आपको यहां पर इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्कस करेंगे, संविधान सभा को समझेंगे कि कैसे 1947 के समय भारत की संविधान सभा बनी और उसका बैकग्राउंड कैसा रहा, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस सेट था, रिवीजन था आज का हमारा, तो थोड़ा सा आपको बोरियत लगी होगी, पर ठीक है, हमको मॉक टेस्ट भी लगाना जरूरी है ताकि हम अपना परफॉर्मेंस चेक कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।